हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप इंग्लिश का वीडियो देख चुके होंगे और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको प्रैक्टिस कर लिए होंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो थे याद कर लिए होंगे। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन फिजिक्स का करेंगे जो प्रीवियस ईयर यूपी सीनेट के एग्जाम में आ चुके हैं या फिर सेम उसी पैटर्न के आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नो वर्क इज डन इफ, मतलब कह रहा है कि कोई काम नहीं होगा कब। हमें 4 कंडीशन दी हुई है और बताना है कि फिजिक्स में वर्क कब नहीं होगा। नॉर्मल काम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि वर्क डन कब नहीं होगा। तो वर्क डन का फार्मूला सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए। वर्क डन का जो फार्मूला हमें 12th में पढ़ाया गया है वो वाला फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला पढ़ाया गया है एफ डॉट डी, या इसी को हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है पूरे फार्मूले में। अगर इसमें से हम कोई भी एक टर्म जीरो करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो ही आएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है फोर्स इज जीरो। कह रहा है कि अगर हम फोर्स जीरो कर देंगे तो भी वर्क डन नहीं होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर कहीं पर फोर्स जीरो करता है तो वर्क डन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वर्क डन करने के लिए फोर्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे, मतलब एफ डी कॉस 90 होगा। और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है ये जीरो होती है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन देखना पड़ेगा वो क्या दिया है। डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि वर्क डन के फार्मूले में हमने सब कुछ रख के अप्लाई करके देख लिया। तीनों जो ऊपर के ऑप्शन हैं वो पूरी तरीके से सही फिट बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा, आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। इस टेस्ट के कई फीचर्स यहाँ पर लिखे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट शेड्यूल वाइज होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका शेड्यूल पूरी तरीके से तैयार है। टेस्ट का सिलेबस जो होगा पूरी तरीके से यूपी सीनेट का सिलेबस होगा। एकदम जिस तरीके से यूपी सीनेट का पेपर आता है उसी तरीके से टेस्ट का सिलेबस होगा, उसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं होगा। अगर आप पूरे टोटल 10 टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं तो यूपी सीनेट में आपके स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। सभी पेपर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे हम। फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका मिलेगा आपको। 10 टेस्ट का मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। 2000 क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाले हैं यूपी सीनेट के लिए, और अगर मिलेंगे भी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर परचेज कीजिए। इसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है, 99 रुपये हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दिया जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सोर्स ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है और उसमें से करंट पास हो रही है 5 एम्पियर की। तो हमें निकालना है पावर ऑफ द हीटर। हमें हीटर की पावर निकालनी है। तो अगर हमें हीटर की पावर निकालनी है तो सबसे पहले हमें पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर के 3 फार्मूले होते हैं फिजिक्स में। निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। पहला है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। दूसरा है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और तीसरा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये एक भी फार्मूला इसमें से नया नहीं है। मेन फार्मूला हमारा ये है। हम सिर्फ V और I की वैल्यूज़ को चेंज करके
आई स्क्वायर आर कर देते हैं और वी स्क्वायर बाई आर कर देते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फार्मूला याद है, इससे आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर तीनों याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में जल्दी होगी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल दे रखा है कितना 220 वोल्ट और करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हमें पहला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि V और I दिया हुआ है और पहले फार्मूले में V और I इंक्लूड है। तो P इज इक्वल टू आएगा V इंटू I, हम वैल्यू रख देते हैं 220 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा 500, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, टोटल 1100 आएगा। इसकी यूनिट वाट होगी। 1100 वाट हमारा पावर आएगा। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पर है, पहला ऑप्शन ही दे रखा है 1100 वाट, तो हमारा आंसर यही होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसमें चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना कैलकुलेशन ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पार्सेक इज इक्वल टू, कह रहा है कि पार्सेक किसके इक्वल है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। पहला दिया हुआ है 3.1 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर, तो ये गलत होगा। पार्सेक एक बड़ी यूनिट है, -16 का पावर नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अगर ये दिया होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। दूसरा दिया हुआ है 3.26 लाइट ईयर्स, कह रहा है 3.26 लाइट ईयर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 0.26 लाइट ईयर एक पार्सेक में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 AU, ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, मैंने अभी बताया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है पार्सेक की वैल्यू, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हम किस यूनिट में नापते हैं। पहला कह रहा है डायोप्टर, दूसरा वोल्ट, ओम और वाट। तो हम देख लेते हैं, पहला डायोप्टर है। पावर ऑफ लेंस जो होता है ये इसी यूनिट में नापा जाता है, डायोप्टर में। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट होता है, वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट होता है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस का होता है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और वाट जो है ये अभी मैंने बताया ये पावर का यूनिट होता है, ये पावर की यूनिट होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, मतलब 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कह रहा है कि बताओ कौन से कंडीशन में स्केलर क्वांटिटी होगी। तो पहला कह रहा है कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज, मतलब कह रहा है स्केलर क्वांटिटी की निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ये ऑप्शन गलत है, स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो जैसे ही किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन ऐड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, कह रहा है स्पेस में अगर हम उसे कहीं पर मोशन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है अगर हम स्पेस में मोशन करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है हैज़ द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी प्लेन से डिफरेंट प्लेन से और डिफरेंट या तो फिर एक्सिस से देखें उसको, किसी चीज़ क्वांटिटी के मोशन को या किसी क्वांटिटी को, तो उसकी वैल्यू अगर सेम रहती है तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है तो उसे हम चाहे जिस डायरेक्शन से चाहे जिस प्लेन से देखें उसकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर उसकी लोकेशन चेंज करेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत था, लेकिन चौथा ऑप्शन सही है। किसी भी प्लेन से देखने पे उसकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि डायरेक्शन का कोई उसे फर्क
नहीं पड़ता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कह रहा है इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। पहला दिया हुआ है मिलीमीटर, दूसरा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, तीसरा दिया हुआ है फर्मी और चौथा दिया हुआ है मीटर। मीटर यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट है। इन चारों में से ये सबसे बड़ी यूनिट है तो ये गलत होगा। दूसरा है फर्मी। फर्मी की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है और एंगस्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ये 10⁻⁻10 होती है और मिलीमीटर जो होता है ये 10⁻³ होता है मीटर में। तो तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे छोटी यूनिट जो निकल के आएगी वो फर्मी आएगी। फर्मी का यूज हम करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के रेडियस को नापने में। रेडियस को नापने में केमिस्ट्री में अक्सर ये यूनिट देखने को मिलती है। रेडियस फर्मी में लिखा होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रेडियस जो होते हैं वो फर्मी में लिखे होते हैं। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है, मतलब बहुत ही छोटी यूनिट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। मतलब आर की वैल्यू दे रखा है 10 ओम। रेजिस्टेंस 10 ओम है और करंट 2 एम्पियर की पास हो रही है। आई हमें दे रखा है 2 एम्पियर। बिल्कुल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। हम ओम्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे अगर हमें कुछ भी निकालना होगा तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द वोल्टेज इन द सर्किट। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द वोल्टेज इन द सर्किट। सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, हमसे वोल्टेज पूछा हुआ है। हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V = IR। ये ओम्स लॉ का यूज करके हम एक फार्मूला डिराइव करके रखे हुए हैं। तो हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सारी की तीनों यूनिट हमारे पास इस फार्मूले में मौजूद है। तो V = होगा I 2 एम्पियर × 10 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, क्योंकि हम पोटेंशियल निकाल रहे थे, V निकाल रहे थे। तो हमारा आंसर 20 वोल्ट होगा। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 5 वोल्ट, दूसरा दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये सही है। तीसरा दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, ये भी गलत है। और चौथा दिया है 12 वोल्ट। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 20 वोल्ट। अभी तक मैंने जितने फार्मूले बताए हैं इनको लिखते जाइएगा। इन्हीं फार्मूलों का यूज करके सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। भले ही थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे कि आई निकालने के लिए कह सकता है, आर निकालने के लिए कह सकता है, या पिछले क्वेश्चन में जो करवाया था उसमें पावर दे के कुछ और पूछ सकता है। तो फार्मूले यही यूज होंगे, बस घुमा फिरा के तीनों चारों फार्मूले आपको यूज करने होंगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। इसमें से पूछ रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होगा। तो वन डायमेंशनल मोशन बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूज कर रहा हो या फिर सिर्फ वर्टिकल एक्सिस यूज कर रहा हो। तो पहला देख रहा है लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अगर हम लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट देखें तो ऐसे लैंड कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल भी देख रहा है और वर्टिकल भी देख रहा है, मतलब दोनों तरीके का मोशन कर रहा है। अगर इस सिर्फ एक मोशन करेगा तो वो लैंड नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये 2D का मोशन है। दूसरा कह रहा है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर जो अर्थ चक्कर लगाती है उस मोशन की बात कर रहा है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है या फिर इसे हम सर्कुलर कह सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है, ये 1D नहीं होता है। सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग ट्रेन, मतलब ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, वो ट्रेन के पहिए की बात कर रहा है। ट्रेन का पहिया मूव कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो ट्रेन का पहिया जब मोशन करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है।
सर्कुलर मोशन करता है, और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये 2D होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। कह रहा है कि ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, उस हमें बताना है वो 1D है या 2D, 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है। तो अब हमसे उसके पहिए को देखने के लिए नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि पूरे ट्रेन को देखो, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और बताओ कौन सा मोशन कर रही है। तो जब पूरे ट्रेन को हम देखेंगे कहीं से खड़े होके एक स्ट्रेट लाइन में चलती हुई ट्रेन को, तो उसे 1D मोशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल यूज कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होती है, वर्टिकल का जरा सा भी यूज नहीं होता है उसमें, वर्टिकल एक्सिस का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर वो पहिए की बात कर रहा था तो हम सर्कुलर मोशन कह रहे थे, लेकिन जब पूरी ट्रेन की बात करेगा तो हम 1D यानी 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाई, यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और पूछ रहा है इसमें से कौन सी लेंथ की यूनिट नहीं है या फिर किससे लेंथ नहीं नापी जा सकती है। तो पहला दिया हुआ है फर्मी, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अभी अभी हमने इसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये लेंथ की यूनिट है। डिवाई, दूसरा कह रहा है डिवाई, डिवाई जो होता है ये डाइपोल, डाइपोल नापने की यूनिट होती है, यानी कि इसको डी भी लिखते हैं शॉर्ट में। जैसे कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है ये जब हम किसी मॉलिक्यूल का निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, जैसे कि HCl का अगर हमें निकालना है तो हम कुछ भी लिखेंगे 1.32, जो भी लिखेंगे उसके आगे डी लगाते हैं, ये डी जो होता है यही डिवाई होता है। ये डिस्टेंस नहीं नापता है, ये डाइपोल मोमेंट नापता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। हमसे पूछा था कि किससे हम डिस्टेंस नहीं नाप सकते या लेंथ नहीं नाप सकते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर होता है, ये लेंथ की यूनिट है, और लाइट ईयर तो लेंथ की यूनिट है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द लोकेशन ऑफ पार्टिकल हैज चेंज, कह रहा है किसी एक पार्टिकल का, मान लीजिए पहले यहाँ था, अब उसकी लोकेशन चेंज करके हमने यहाँ पर कर दिया है। व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, उसके बारे में और बताइए कि वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं यानी कि उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो जब पोजीशन चेंज होगा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हमने पोजीशन चेंज किया है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, पार्टिकल घूम के अपने पोजीशन पर नहीं आया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नाइदर कैन बी जीरो, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये अभी अभी मैंने बताया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब वो भी जीरो नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी मैंने बताया कि जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 में भी जीरो, इसमें से कोई एक जीरो हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है, दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ में भी जीरो, दोनों जीरो हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसके लिखने का तरीका गलत है। इसने कहा है, साफ साफ कहा है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, तो ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता था, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑप्शन को कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था, जैसे कि 1 में बी पॉजिटिव और निगेटिव, एंड अदर इज
पॉजिटिव। अगर इस तरीके से लिखता तो लास्ट वाला ऑप्शन भी सही था, लेकिन इसने फिक्स कर दिया है कि एक को निगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अप्लाई हो सकता है कि डिस्टेंस भी पॉजिटिव आए और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आया ए। दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता वो मैंने बता दिया है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ाने हैं तो भी कमेंट करके बताएं। हम इसमें से 10 से 15 से 20 क्वेश्चन करा सकते हैं।